ठीक है, तो गुड आफ्टरनून आप सबका स्वागत है इस ईयर लॉन्ग कोर्स में केजीएस प्लेटफॉर्म में। बेटा मैं गोगी सर आपके लिए इस समय लेकर के आया हूं क्लास 11th का नीट प्लस एकेडमिक सेक्शन, जहां पर हमने पिछले क्लास में पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो है पढ़ना शुरू किया था। चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री की मूलभूत अवधारणाएं। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए बेटा, आप सबको मेरी आवाज क्लियर है? आप सब बताएंगे मेरी आवाज एकदम क्लियर है आप लोग के लिए? कंफर्म बताएंगे बेटा। नोट्स नहीं मिला? मिलेगा बेटा, मिलेगा। आज आपको मिल जाएगा, पिछले क्लास का जो लेक्चर है उसका नोट्स आपको मिल जाएगा, परेशान ना होइए। हेलो गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं। एक्चुअली आज हमारे यहाँ थोड़ा मौसम खराब होने की वजह से लाइट नहीं है, थोड़ा अंधेरा आपको लगेगा, थोड़ा अंधेरा आपको लग रहा होगा। थोड़ा सहयोग करेंगे, हो सकता है थोड़ी देर के बाद में लाइट आ जाए। तो मैंने कहा अभी हमारे यहाँ लाइट नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा अंधेरा अभी थोड़ा सा आपको लग सकता है। क्या ठीक है, मैं दिखाई दूं या ना दूं, पर स्क्रीन आपको क्लियरली दिखाई देगा, आप चिंता ना करें। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया था, ये क्लास 11th का चैप्टर है। ये क्लास 11th का चैप्टर है जहां पर हम लोगों ने रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं, इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जहां पर चैप्टर के नाम को ही सुन के समझ में आ गया, जहां पर चैप्टर के नाम को ही सुन के हम समझ गए कि इस पूरे चैप्टर में हम केमिस्ट्री के बेहद बारीक चीजों के बारे में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मैं जो कुछ आपको सिखाऊंगा, ये पूरे केमिस्ट्री में जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उन सब में ये लागू होता हुआ दिखाई देगा। तो याद रखेंगे, मैंने कहा इस चैप्टर में आपको जो कुछ भी सिखाया जाएगा, इस चैप्टर में आपको जो कुछ भी सिखाया जाएगा, आगे चल के बहुत सारे चैप्टर में इसके लॉजिक लगेंगे। अगर वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लीजिए लाइट आ गया, स्क्रीन गोल हो गया। बस 1 मिनट रुकना जरा बस 1 मिनट रुकना बेटा, मैं जरा फिर से स्टार्ट कर लूं। पता नहीं मेरा ये स्क्रीन जो है लाइट जाने पर गोल नहीं होता, लाइट आने पर चला जाता है। बस 1 मिनट सहयोग कीजिए, बस स्टार्ट कर रहा हूं। बस 1 मिनट जैसी लाइट आती है तो ये चला जाता है, कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। बस 2 मिनट रुको बेटा, मैं ठीक कर रहा हूं इसको। ओके, बस क्लास शुरू हो गया। लाइट आती थी, ये बेचारा चला जाता है। बस 1 मिनट बेटा, बस 1 मिनट। हो गया। सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, बोलो केजीएस यूजर जी, बोलिए केजीएस यूजर जी, आपको क्या कहना है? मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं, चलो बोलो। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, बोलो आपको क्या चाहिए बेटा? आपको क्या चाहिए? आपका कहना है कि सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते। चलिए अभी आपका कमेंट पढ़ लेता हूं मैं। बोलो क्या चाहिए आपको, क्या डाउट है? हाँ, कल बायो की क्लास नहीं हुई थी सर, आज होगी क्या? होनी चाहिए बेटा, एक्चुअली उसके बारे में मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगा। कल बायो की क्लास क्यों नहीं हो पाई, सच कहूं तो मुझे उसका आइडिया नहीं है, पर होपफुली आज क्लास होगा। चलिए। तो अब क्या पूछ रहे हैं, क्या आप
वाला नोट्स काफी है या हम खुद बनाएं? देखिए बेटा, आप क्लास 11th में हैं, गौर सुनना, आप क्लास 11th में हैं, आपको नीट की तैयारी तो करनी है, साथ ही साथ आपको अपने स्कूल का एकेडमिक एग्जाम भी देना है। अब स्कूल में जब एकेडमिक एग्जाम देने की बात आती है तो आपका जब टेस्ट होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा होगा, प्री एनुअल होगा, एनुअल परीक्षा, उसमें लिखना तो पड़ेगा ही ना। तो स्कूल के परीक्षा में लिखने के लिए जो कंटेंट चाहिए वो आपको खुद से बनाना होगा, वो आपको खुद से बनाना होगा। क्योंकि यहां पर जो थोड़ा पैटर्न रहेगा बेटा, ये एकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव पैटर्न में रहेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो कुछ यहां पर सिखाया जा रहा है उसको आप हर दिन, आपके पास पुस्तक तो होगा, पुस्तक में से देख करके आप थोड़ा थोड़ा करके नोट्स बनाना शुरू कीजिए, आप थोड़ा थोड़ा करके नोट्स बनाना शुरू कीजिए। और अगर किसी बच्चे को नोट्स बनाने में दिक्कत होता है तो प्लीज वो बताइएगा, मैं आपको पहले बता दूं नोट्स कैसे बनाते हैं। पर अभी मैं क्लियर कर दूं, हमारी ये जो क्लासेस चल रही है वो एकेडमिक प्लस नीट के लिए है। और नीट सुनने के बाद आप समझ गए होंगे बेटा कि थोड़ा हम कॉम्पिटिटिव लेवल को लेकर चलेंगे। और स्कूल में कक्षा 11वीं में कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस स्कूल के पेपर में तो नहीं आता, तो आपको स्कूल के पेपर में भी सरवाइव करना है, इस बात को भूलेगा नहीं। अर्धवार्षिक में पास होना है, उसमें भी रिजल्ट आना है, त्रैमासिक में पास होना है, वार्षिक में पास होना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक क्लास अटेंड करो, जो कुछ यहां बताया जाता है उसको घर में शाम के समय उसका नोट्स बनाइए, पुस्तक खोलिए, पुस्तक में अंडरलाइन कर करके रखिए, उसको कॉपी में उतारिए और नोट्स बनाते अगर नहीं बनता है तो बताइएगा, एक नोट्स का सैंपल मैं अपलोड करवा दूंगा, एक नोट्स का सैंपल मैं अपलोड करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप उससे आइडिया ले लेंगे कि कैसे हमारा नोट्स बनता है। पर याद रखना, यहां जो क्लासेस हो रहा है बेटा वो एकेडमिक से ज्यादा नीट की तैयारी के लिए, भूलेंगे नहीं। आपका टारगेट क्या है, आप अपने टारगेट को नहीं भूलेंगे बेटा। आपका जो टारगेट है वो अल्टीमेटली नीट है। आपका जो टारगेट है वो आने वाले समय में नीट क्लियर करना है, नीट। तो उसके हिसाब से यहां पर पढ़ाया जाएगा। बाकी नोट्स की जहां तक बात है, आप खुद से नोट्स बनाना सीखिएगा, और अगर नोट्स बनाने में दिक्कत होगा तो बताएंगे, मैं उसका कुछ हद तक हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो चले फिर, सर बता दीजिए नोट्स बनाने के लिए। मैं बताता हूं बेटा, ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में मैं आपको बताते रहूंगा नोट्स कैसे बनाना है। ओके, तो रासायनिक विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं हमने पिछले क्लास में जब ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको पिछले क्लास में ये सारी बातें बताई थी। याद दिला दूं, हर दिन जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो आपको बताया करूंगा कि आज हमने क्या पढ़ना है, हमने अब तक क्या पढ़ लिया और क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा मैं क्लियर कर दूं, हमने ये 2 टॉपिक जो है कवर कर लिया, और आज इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। आज इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है बेटा। टॉपिक का नाम है मोल परिकल्पना। टॉपिक का नाम है मोल परिकल्पना। तो बेटा मोल परिकल्पना जो होता है, इसको कंप्लीट करने में मुझे 3 से 4 दिन लग जाएगा। मोल परिकल्पना को पूरा कवर करने में हमें 3 से 4 क्लास लग जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये अकेला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। और जिस बच्चे का ये टॉपिक अच्छा नहीं होता, जिस बच्चे का ये टॉपिक गड़बड़ हो गया ना बेटा, वो इस चैप्टर में तकलीफ पाएगा ही पाएगा, आगे आने वाले दूसरे फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर में भी उसको बहुत तकलीफ मिलेगा। क्योंकि याद रखना, ये इकलौता ऐसा टॉपिक है इस चैप्टर में, ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जो आगे चल के कई चैप्टर में यूज होता है। इसीलिए प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, इस टॉपिक को समझ लो। और एकदम मैं क्लियर कर दूं, आप चाहे नीट का एग्जाम दो, चाहे वार्षिक एग्जाम दो, चाहे हाफ फेली एग्जाम दो, आप बेटा इस टॉपिक से बच नहीं पाओगे। इसके क्वेश्चंस 100% आपके एग्जाम में आएंगे। मैं क्लियर कर दूं, नीट में चाहे कुछ भी हो जाए, नीट में इससे क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। तैयार रहेंगे बेटा, नीट में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है, इसे कोई नहीं काट सकता, इसको कोई नहीं काट सकता। ये कवर 100% आपको बता दे रहा हूं। तो चाहे आप अभी कक्षा 11वीं के एकेडमिक का पेपर दो या आगे चल के नीट का पेपर दोगे, मैं 100% दावा कर सकता हूं कि इससे आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि क्वेश्चन ना आया हो। तो मोल परिकल्पना से कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि क्वेश्चन ना आया हो। तो आप समझ लो बेटा, आप एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हो जिससे आपको क्वेश्चन फेस करना ही है, और एक नहीं कई क्वेश्चन आएंगे बेटा इस टॉपिक से। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस टॉपिक से नीट में
2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे कि सर ये टॉपिक इस चैप्टर में छोटा सा है, फिर इसमें 3-3 क्वेश्चन कैसे आ सकता है? बेटा आगे चल के कई चैप्टर आप पढ़ेंगे, जैसे कि परमाणु संरचना, ऊष्मा गतिकी, साम्य अवस्था, ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बल गतिकी। ये सब ऐसे चैप्टर हैं जिनमें मोल परिकल्पना थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। तो क्या समझे बेटा, आगे चल के 6-7 ऐसे चैप्टर है जिसमें मोल परिकल्पना यूज होता है। इसीलिए कहा जाता है बेटा इस टॉपिक से आप बच नहीं पाओगे, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। मैं क्लियर कर दूं, इसके न्यूमेरिकल बहुत तकलीफ देता है। अगर बच्चे ठीक से इस टॉपिक को समझ नहीं पाए ना तो फिर समझो बच्चा वो गया काम से। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, आखिर मोल परिकल्पना क्या होता है। या अच्छा, याद है पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को परमाणु भार बताया था, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको परमाणु भार जो है बेटा याद हो गया है, या क्वेश्चन बनाते बनाते याद कर लेंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा परमाणु भार? 1 ग्राम प्रति मोल। 1 ग्राम प्रति मोल। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कार्बन का भार कितना होता है? 12 ग्राम पर मोल। जल्दी बताओ। ऑक्सीजन का वेट कितना होता है बेटा? 16 ग्राम पर मोल। जल्दी बताओ। सल्फर का वेट कितना होता है बेटा? 32 ग्राम पर मोल। तो ये सब होपफुली आपको याद होगा, होपफुली ये आपको याद होगा। क्या हो गया? हेलो सर, प्लीज रिप्लाई सर। बेटा क्लास शुरू करने दो पहले, आप इतने सारे कॉमन मैसेज भेज रहे हैं। बोलो सृष्टि सिंह जी, क्या हो गया बोलिए। चलिए मैं पहले आपकी बात सुन लेता हूं फिर आगे बढ़ूंगा। क्या बोल रहे हैं बेटा? डीपीपी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था। कौन सा डीपीपी बेटा? अभी तो हमने डीपीपी देना शुरू नहीं किया है। आप किस डीपीपी की बात कर रहे हो, प्लीज बताओगे सृष्टि जी? डीपीपी की क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। कौन से डीपीपी की बात कर रहे हैं बेटा? अभी तो डीपीपी हमने नहीं दिया है। जल्दी बताइए। अभी क्लास शुरू हुआ है बेटा, अभी क्लास शुरू हुआ है और आप अभी तो शुरू हुआ है, आप देखते जाओ। अभी इतना परेशान मत होइए, इतना परेशान मत होइए। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। डीपीपी मिल गया है। अच्छा अच्छा, डीपीपी मिल गया है। अच्छा आप एक बात बताओ, एक बात बताओ। एक बच्ची परेशान हो रही, प्लीज मुझे क्लास शुरू करने दो, पहले सुन लो इधर। एक बच्ची थोड़ी परेशान हो रही है, कह रही है कि सर डीपीपी के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो बेटा कैसे बनता होगा डीपीपी के क्वेश्चन? कैसे बनता है? जब हम किसी चैप्टर को पढ़ लेते हैं, किसी टॉपिक को पढ़ लेते हैं, तब उसके क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं। अभी तो हमने पढ़ना शुरू भी नहीं किया है, अभी एक क्लास तो हुआ था बेटा, वो इंट्रोडक्शन का क्लास है। अभी इस चैप्टर को कवर करने में मुझे 8-10 क्लास लगेंगे। तो पहले चैप्टर ठीक से हो जाने देते हैं, तब आपके डीपीपी क्वेश्चन बनेंगे। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ बेटा। अभी एक क्लास हुआ है, इंट्रोडक्शन वाला क्लास हुआ है, तो एक क्लास करके आप क्वेश्चन कैसे बना लोगे? आपको क्या लगता है अगले हफ्ते आप नीट का एग्जाम देने वाले हो क्या? तो प्लीज थोड़ा सा संयम रखें, संयम रखें। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है बेटा, अभी तो एक क्लास हुआ है, कैसे डीपीपी बनेगा? थोड़ा समझो प्लीज। एक बच्चा, मैं तो आपके मैसेज ही पढ़ते रह जाऊंगा लग रहा है। एक बच्चा बोल रहा है H3PO3 का 98 भार बताया था, जबकि 108 होता है। बस गधा, नहीं तो 98 होता है उसका। माय गॉड, दिव्यांशी जी क्लास रिकॉर्डेड नहीं है क्या? बेटा ये लाइव क्लास है, ये लाइव क्लास है।
ठीक है, अब चलो, अब तुम मैसेज करना बंद करो, मुझे क्लास चालू करने दो। मैं जब कहूंगा कि आप अपनी परेशानी बताइए तो मैसेज कीजिएगा, पहले क्लास चालू होने दीजिए। आप तो पूरा मैसेज का भरमार कर दिया, अभी नया नया क्लास चालू किए हो ना बेटा, इसलिए आप इतने उतावले हो। पहले रुक जाओ, थांबा, पहले थोड़ा सा क्लास तो ले लो बेटा, तब तो क्वेश्चन बनेगा, है जी। चलिए, तो पिछले क्लास में, अभी मैं आपके मैसेज नहीं देख रहा हूं, मैसेज करना बंद कर दीजिए। और एक बात याद रखना, एक बात और याद रखना, अगर कुछ भी आप अनाप शनाप मैसेज करोगे ना बेटा तो ब्लॉक भी कर दिए जाओगे। तो प्लीज आपस में बात मत करना, जो भी परेशानी होगी आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलो तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक वेट जो है देख लिया था। अब आज मैंने कहा कि आपको मोल परिकल्पना पढ़ना है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मोल कॉन्सेप्ट, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मोल कॉन्सेप्ट। और ऐसा माना जाता है कि जिस बच्चे को केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता, फिर वो बच्चा फिजिकल केमिस्ट्री में जिंदा नहीं रह पाएगा। याद रखना, जिस बच्चे को मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता, मोल परिकल्पना या मोल अवधारणा जिस बच्चे को नहीं आता, वो केमिस्ट्री में सरवाइव नहीं कर सकता। तो मोल कॉन्सेप्ट यूं समझिए बेटा, ये आपकी बुनियाद है, आपका फिजिकल केमिस्ट्री का बुनियाद है। अगर आपने ये नहीं समझा तो समझो आप बहुत तकलीफ पाने वाले हो। तो प्लीज थोड़ा संयम रखिए, ध्यान से क्लास पहले अटेंड कीजिए, 2-3 क्लास होने दीजिए, फिर क्वेश्चन अपने आप बनेगा बेटा। मैं खुद आपका साथ दूंगा क्वेश्चन बनाने में, आप चिंता ना करो। तो चलिए, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है जरा गौर सुनेगा। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है जरा गौर से सुनेंगे, हाँ जी, तो सुनेंगे बेटा। मोल एक ऐसा शब्द है, गौर सुनेंगे बेटा, मोल एक ऐसा शब्द है जो छोटे कणों को गिनती करने के लिए दिया गया है। गौर सुनना, मोल एक ऐसा पैरामीटर है जो छोटे कण जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, आयन, इस तरह के छोटे छोटे कणों को गिनती करने के लिए दिया गया है। छोटे छोटे कणों को गिनती करने के लिए दिया गया है। अब इसमें कौन सा गिनती वाला पैरामीटर लगता है? जिस प्रकार अगर मैं कहूंगा कि मेरे पास एक दर्जन पेन है, गौर सुनना बेटा, अगर मैं कहूंगा मेरे पास 1 दर्जन पेन है, तो आप अपने आप समझ गए कि वो 12 होगा। अगर मैं कहूंगा मेरे पास 1 दर्जन पेन है, तो आप अपने आप समझ जाते हो कि वो 12 होगा। अगर मैं कहूंगा मेरे पास 1 सैकड़ा पेन है, अगर मैं कहूंगा मेरे पास 1 सैकड़ा पेन है, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि मेरे पास 100 पेन है, क्योंकि सैकड़ा मतलब 100 होता है। तो जब मैं कहूंगा मेरे पास 1 सैकड़ा पेन है मतलब 100 है, तो बेटा जिस प्रकार 1 दर्जन मतलब 12 होता है, जिस प्रकार 1 दर्जन मतलब 12 होता है, 1 सैकड़ा मतलब 100 होता है, उसी प्रकार 1 मोल का मतलब होता है बेटा 6.022 इंटू 10⁻23। जब भी कोई बोलेगा 1 मोल, तो समझ जाना कोई भी चीज जब 1 मोल होता है तो कितना होता है बेटा 6.022 10⁻23। तो अगर मैं कहूंगा 1 दर्जन पेन तो 12 पेन, 1 दर्जन केला तो 12 केला, 1 दर्जन संतरा तो 12 संतरा। पर कहूंगा अगर मैं 1 मोल संतरा, तो कितने होंगे वो 6.022 10⁻23। इसे एवोगैड्रो संख्या भी कहा जाता है। इसे एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है। आप एकदम निश्चिंत रहो बेटा, आपने केजीएस का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया ना, अब आप एकदम निश्चित हो जाओ। बस आपको हर एक क्लास ईमानदारी से अटेंड करना है, आपको टारगेट तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप थोड़ा संयम रखो, अभी नए नए जुड़े हो ना बेटा, इसलिए ज्यादा उतावले हो रहे हो। आप एकदम इत्मीनान से क्लास अटेंड करो। जिस दिन चैप्टर खत्म हुआ और क्वेश्चन नहीं बना, तब आप मुझे बताइएगा। तो गौर सुनेंगे बेटा, आज तक कभी भी हमारे बच्चों का रिजल्ट खराब नहीं हुआ है अगर बच्चे ने ईमानदारी से साथ दिया है तो अब गौर सुनेगा, जब भी कहूंगा 1 दर्जन मतलब 12, 1 सैकड़ा मतलब 100, 1 मोल मतलब 6.022 10⁻23। अब आप दुनिया का कोई भी कण ले आओ, अगर वो 1 मोल है तो इतना ही रहेगा, वो 1 मोल है तो इतना ही रहेगा वो, चाहे वो कार्बन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे ऑर्गन हो, चाहे कैल्शियम हो, दुनिया का कोई भी तत्व लेके आ जाओ, अगर वो 1 मोल है तो कितना रहेगा 6.022 10⁻23। अब चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, मैं आपको यहां पर एग्जांपल दिखाता हूं कि मैं यहां पर क्या कहना चाहता हूं। जरा गौर से देखिएगा बेटा, एकदम गौर से देखना प्लीज, बातें नहीं करेंगे वरना बहुत तकलीफ पाओगे। गौर से देखेंगे। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि मेरे पास है एक
मोल कार्बन। तो जानते हैं 1 मोल कार्बन का मतलब क्या होता है? 1 मोल, ध्यान सुनेंगे बेटा, 1 मोल कार्बन का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के परमाणु। और अगर मैं कहूंगा कि मेरे पास 1 मोल सोडियम है, तो मेरे पास कितने सोडियम बेटा? अगर मैं कहूंगा मेरे पास 1 मोल सोडियम है, तो फिर मेरे पास कितने सोडियम होंगे? 6.022 इंटू 10⁻20 सोडियम के परमाणु होंगे। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि मेरे पास 1 मोल H2O है, मतलब कितने H2O के अणु होंगे बेटा? अगेन 6.022 10⁻23 H2O के अणु होंगे। अगर मैं कहूंगा कि मेरे पास 1 मोल H2SO4 है, अगर मैं कहूंगा मेरे पास 1 मोल H2SO4 है, तो कितना H2SO4 होगा मेरे पास? 6.022 इंटू 10⁻23 H2SO4 के क्या होंगे बेटा? अणु होंगे। ठीक उसी प्रकार अगर मैं कहूंगा कि मेरे पास 1 मोल O2 है, तो 1 मोल O2 में कितने O2 होते हैं बेटा? 6.022 10⁻23 O2 के क्या होंगे बेटा? अणु होंगे। और अगर मैं कहूंगा कि मेरे पास 1 मोल CO2 है, तो 1 मोल CO2 में कितने CO2 होंगे बेटा? 6.022 10⁻23 CO2 के क्या होंगे? अणु। तो अब आप देख लो, मैं किसी भी चीज का अगर 1 मोल लेकर के आऊंगा, अगर मैं किसी भी चीज का 1 मोल लेके आऊंगा, तो बेटा वो निश्चित है कि उसके अंदर जो भी कण होंगे उसकी गिनती कितनी होगी? 6.022 10⁻23। तो आप इस बात को दिमाग में छाप लो। पूरे केमिस्ट्री में जब तक आप अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते, जब तक आप नीट नहीं निकाल लेते, तब तक ये जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग से उतरना नहीं चाहिए। और वैसे उतरेगा भी नहीं। इतने सारे क्वेश्चंस आप इस टॉपिक से बनाएंगे कि आपको सपने में भी मोल दिखाई देगा, मैं आपसे वादा करता हूं। तो बेटा जल्दी बताइए, जब भी मैं कहूंगा मेरे पास 1 मोल पदार्थ है, तो 1 मोल पदार्थ में कितने कण होंगे बेटा? 6.022 10⁻23। करेक्ट? हाँ। अब चलिए एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी से बताओ कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है? प्लीज उत्तर देंगे। कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है? फटाक से मुझे उत्तर देंगे बेटा। बताइए, कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है? फटाक से आंसर देंगे बेटा। कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है? राजा बाबू ने बोला है 12, अभिषेक ने बोला है 12, महक ने बोला है 12, अनमोल ने बोला है 12, आदित्य ने बोला है 12, ज्योति ने बोला है 12, दीक्षा ने बोला है 12, 12 12 12 12 12 12। बस वेरी गुड, बस सबने आंसर दिया है 12। मैंने क्वेश्चन पूछा कार्बन के एक परमाणु का भार होता है 12। बस वेरी गुड, सबने आंसर दिया। एक भी बच्चा यहां पर ऐसा नहीं है जिसने, एक बच्चा 13 बोल रहा है, एक बच्चा 13 बोल रहा है, तो 13 गया। चलो ठीक है, यहां सुनो। मैंने पूछा कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है? कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है? सबने उत्तर दिया 12 ग्राम। सबने गलत आंसर दिया। एक बच्चे ने भी सही आंसर नहीं दिया, सभी ने गलत आंसर दिया। पर इसमें आपकी गलती नहीं है, आपको जब मैंने पूछा कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है, आपने बोला 12 ग्राम, इसमें आपकी गलती नहीं है। पर अब प्रॉब्लम क्या है? ये जो एक अजीब सा प्रॉब्लम है जो आपको इस टॉपिक को समझने में रोकता है। गौर से सुना बेटा, मैंने क्या बोला आपको पता है? कि आप इस टॉपिक से बच नहीं पाओगे। 100% इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे कक्षा 11वीं का परीक्षा हो, चाहे नीट का पेपर हो। बेटा इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है। पर देखो, एक बात बताओ, अगर
कोई टीचर बोलेगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ ही सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर टीचर बोलेगा इस टॉपिक से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपके मन में रहेगा हाँ भाई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। हो सकता है पढ़ने में रुचि आए या ना आए, पर जब टीचर ने आपको बोल दिया है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपके पास तो विकल्प ही नहीं बचा, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब मुझे पता है कि टॉपिक 100% एग्जाम में आता ही है, फिर बच्चों से क्वेश्चन क्यों नहीं बनता? इस टॉपिक के क्वेश्चन सारे बच्चे नहीं बना पाते, इसके क्वेश्चन सारे बच्चे नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि बेटा वो शुरुआत में ही गलती से वो शुरुआत में ही गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, उनको सही लॉजिक नहीं पता होता, सही कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तो वो फंस जाएगा। तो अब सुनो, गलती कहां पर हुआ। मैंने पूछा कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है और आपको लगता है 12 ग्राम है, तो आप शुरू में ही भटक चुके हैं। अब तो सुनो मेरा आंसर क्या है। तुम थोड़ा बुद्धि लगाओ, तुम थोड़ा बुद्धि लगाओ। मैंने पूछा एक कार्बन के परमाणु का भार कितना होगा, एक कार्बन के परमाणु का भार कितना होगा, एक कार्बन। अरे भाई एक छोटा सा कार्बन जो दिखता भी नहीं है, कार्बन का परमाणु दिखता है क्या? नहीं दिखता। तुम बताओ कार्बन का एक छोटा सा परमाणु जो दिखता भी नहीं है, उसका भार 12 ग्राम होगा, है जी? उसका भार 12 ग्राम होगा। तुमने फटाक से बोल दिया 12 ग्राम। थोड़ा बुद्धि तो लगाओ। एक छोटा सा कार्बन का परमाणु जो हमको दिखता भी नहीं है, उसका वजन 12 ग्राम कैसे होगा? तो 12 ग्राम तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या समझे? एक छोटे से कार्बन से 12 ग्राम नहीं बनता, एक छोटे से कार्बन से 12 ग्राम नहीं बनता। तो 12 ग्राम है क्या? तो बेटा अब आपको ना ढेर सारे कार्बन के परमाणु जमा करने होंगे। ये देखो मैंने कार्बन के परमाणु लाया, और कार्बन के परमाणु लाओ, और कार्बन के परमाणु लाओ, और कार्बन के परमाणु। तो जब आप ढेर सारा कार्बन का परमाणु जमा कर लोगे, ढेर सारा कार्बन का परमाणु जमा करोगे और उसका वजन निकालोगे, तब जाके 12 ग्राम आएगा। अब प्रश्न ये उठता है कितने सारे कार्बन के परमाणुओं को जमा करूं? उत्तर है बेटा 6.02 10 to the power 23। तो क्या समझे? एक छोटे से कार्बन का वजन 12 ग्राम नहीं होता बेटा। जब इतने सारे कार्बन को जमा करोगे और उसका वजन निकालोगे, तब जाके 12 ग्राम आता है, तब जाके 12 ग्राम आता है बच्चों। तो शुरुआत यहीं से हम गड़बड़ कर देंगे तो आगे कहां से क्वेश्चन बनेगा बेटा? तो सुनो, कोई आपसे पूछेगा 12 ग्राम क्या है, तो ये मत बोल देना एक कार्बन के परमाणु का भार है। आप कहना 6.022 इंटू 10 to the power 23। इतने सारे कार्बन के भार को 12 ग्राम कहते हैं। ठीक उसी प्रकार एक सोडियम का भार 23 ग्राम नहीं होता। इतने सारे सोडियम को जमा करोगे तब जाके बनता है बेटा 23 ग्राम, तब जाके बनता है बेटा 23 ग्राम। ध्यान देना, एक छोटे से H2O का भार 18 ग्राम नहीं होता। जब हम इतने सारे H2O को जमा करते हैं और भार निकालते हैं, तब जाके 18 ग्राम होता है। ठीक उसी प्रकार इतने सारे H2SO4 का भार 98 ग्राम होता है। इतने सारे ऑक्सीजन का भार 32 ग्राम होता है। इतने सारे CO2 का भार 44 ग्राम होता है। और बेटा इस छोटे से लॉजिक को अगर आपने पकड़ लिए ना, तो मजाल है कि आपसे क्वेश्चन ना बने। तो मैक्सिमम यकीन मानिए 95% बच्चे यहीं पर अटक जाते हैं, वो सही रास्ता नहीं पकड़ पाते, उनको सही चीज पता भी तो नहीं होता। तो तुम बताओ, तुम अब बुद्धि लगाओ ना बेटा। एक छोटे से कार्बन का भार 12 ग्राम होगा क्या? एक छोटे से कार्बन का भार 12 ग्राम नहीं होगा। इतने सारे कार्बन को जमा करोगे तब जाके 12 ग्राम होता है। तो अब चलो, कोई आपसे पूछेगा 12 ग्राम क्या है, 12 ग्राम क्या है? तो तुम कहोगे सर वो परमाणु भार है। आप कहोगे सर वो परमाणु भार है, परमाणु भार है। तो मैं आपसे पूछूंगा परमाणु भार की परिभाषा क्या है, परमाणु भार की परिभाषा क्या है? तो तुम कहना 6.022 इंटू 10 to the power 23। परमाणु के भार को परमाणु भार कहा जाता है। ध्यान देना, एक परमाणु के भार को परमाणु भार नहीं बोलते बेटा। 6.022 इंटू 10 to the power 23 परमाणु के भार को हम परमाणु भार बोलते हैं। अच्छा जी, अब ये परमाणु हैं, ये परमाणु हैं, तो ये परमाणु भार कहलाएंगे। और ये सब अणु हैं, ये सब अणु हैं, तो ये सब अणु भार कहलाएंगे। ये सब अणु भार कहलाएंगे बेटा, ये सब अणु भार कहलाएंगे। तो गौर सुनना,
इतने सारे परमाणु या अणु के भार को ही परमाणु भार या अणु भार कहा जाता है। परमाणु भार या अणु भार बोलते हैं। तो अब चलिए फिर से वापस क्वेश्चन में आता हूं। कोई आपसे पूछेगा 98 ग्राम क्या है, तो ये मत बोल देना कि एक H2SO4 का वजन है। आप कहना इतने सारे H2SO4 के वजन जो होता है वो 98 होता है। कोई आपसे पूछेगा 32 ग्राम क्या है, तो ये मत बोल देना कि एक ऑक्सीजन का भार है। तुम कहना 6.022 10⁻23 ऑक्सीजन का भार होता है बेटा 32 ग्राम। तो कुल मिला के 12 ग्राम एक कार्बन का भार नहीं है। हाँ, आप चाहे तो ये कह सकते हैं बेटा कि 12 ग्राम एक मोल कार्बन का भार है, 23 ग्राम एक मोल सोडियम का भार है। तो आप मोल शब्द का प्रयोग करेंगे, तो ध्यान सुनना, 12 ग्राम क्या है, तो 12 ग्राम को दो तरीकों से आप परिभाषित करोगे। 12 ग्राम का मतलब होता है एक मोल का भार, या फिर 6.022 10⁻23 परमाणु का भार। कोई आपसे पूछेगा 32 ग्राम क्या है, तो बोल देना एक मोल का भार होता है 32 ग्राम, या फिर आप कह देना 6.022 10⁻23 ऑक्सीजन का भार होता। तो बस आपको एक बात याद रखना है बेटा कि एक कार्बन का भार 12 नहीं होता, एक ऑक्सीजन का भार 32 नहीं होता। तो अब भी कुछ देर पहले मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, कि एक कार्बन का भार कितना होगा, एक कार्बन का भार कितना होगा। तो अब बताओ बेटा इसका उत्तर क्या होगा। मैंने आपसे पूछा एक कार्बन का भार कितना होगा, तो तुम बताओ इतने सारे कार्बन का भार कितना है, 12 ग्राम। इतने सारे कार्बन का भार कितना है, 12 ग्राम। 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के परमाणु का भार 12 ग्राम होता है बेटा। तो जल्दी बताओ फिर एक कार्बन के परमाणु का भार कितना होगा रे बच्चा, 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम होगा। तो प्रश्न में क्या पूछा था मैंने कि एक कार्बन का भार बताओ, तो तुमने क्या बोला कि सर जब इतने सारे कार्बन का भार 12 ग्राम है तो एक कार्बन का भार 12/6.022 10⁻23 होगा। तो बोलिए अब बन जाएगा प्रश्न इसका। करेक्ट। ठीक है, अब चलिए, अब मैं आप लोगों को ये जो मैंने लिखा है मोल परिकल्पना, आप साथ साथ लिखते भी चलो बेटा, आप इस बात का इंतजार मत करना कि शाम होते होते ये सब एप्लीकेशन में अपलोड होगा तो मैं उसको डाउनलोड करूंगा या देखूंगा फिर नोट बनाऊंगा। ज्यादा अच्छा आप साथ साथ करते चलिए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। चलिए ठीक है, तो अब मैं आपके सामने इस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछने वाला हूं बेटा। अब आपके सामने मैं कुछ प्रश्न जो है पूछने वाला हूं, जरा गौर से सुनेंगे बेटा, जरा गौर सुनेंगे। चलिए, तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न है कि 50 ग्राम O2 में कितने O2 के अणु होंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, क्वेश्चन पूछा है कि 50 ग्राम O2 में कितने O2 के अणु होंगे। 50 ग्राम O2 के अंदर कितने O2 के अणु होंगे। तो पहले आप क्या करो, सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले इसको लिख लो बेटा। क्या लिखो, सबसे पहले ऐसे लिखो कि एक मोल O2 में 6.022 10⁻23 O2 के अणु होते हैं जिसका भार 32 ग्राम होता है। तो सबसे पहले आप इसको लिख लो। अब तुम मुझे एक बात बताओ बेटा, प्रश्न में क्या पूछा हूं, प्रश्न में पूछा हूं कि 50 ग्राम में कितने अणु होंगे, कितने O2 के अणु होंगे, 50 ग्राम में कितने O2 के अणु होंगे। तो तुम बताओ बेटा, इसको देख के तुमने बोला कि सर 12 ग्राम में कितने अणु होते हैं, माफ कीजिए 32 ग्राम में कितने अणु होते हैं। 32 ग्राम में कितने अणु होते हैं, 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितने अणु होते हैं, 6.022
10 टू द पावर 23 O2 के क्या होते हैं बेटा, अणु होते हैं। तो जल्दी बताओ 1 ग्राम में फिर कितने अणु होंगे रे बच्चा, 6.022 10 टू द पावर 23 बटे नीचे आ जाएगा ये, तो 32 O2 के अणु होंगे। तो फिर कितने में पूछा है मैंने, तो फिर 50 ग्राम में, तो फिर 50 ग्राम O2 में कितने होंगे बेटा, तो 6.022 10 टू द पावर 23 गुणित 50, नीचे आइए 32 O2 के अणु होंगे। अब बेटा सुनना, अब इसको हल कैसे करना है, अब आप इसको हल कैसे करेंगे, अब आप इसको किस तरह से हल करेंगे मैं आपको बताता हूं। इस टॉपिक को आपको हल कैसे करना, जरा गौर सुनना। जब भी आप इसको हल करोगे, जब भी आप इसको हल करोगे, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो 6.022 लिखा है ना, इसको आप 6 लेके बनाना, उत्तर उतना ही आएगा। भले ही परीक्षा में लिखते हैं 6.022, पर याद रखना हल करते समय 6 लेके बनाना, आपका आंसर उतना ही आएगा। मैंने कहा 6.022 को आप 6.022 को आप 6 लेके हल करोगे तब भी उत्तर लगभग उतना ही आता है। तो उसको 6 ले लिए बेटा, 6 गुणित यहां पर क्या है बेटा 50 है, गुणित 10 के पावर में क्या है बेटा 23, नीचे आइए, नीचे क्या है बेटा 32। बस अब आप इसको हल करना है, जरा हल कीजिए। हल करेंगे बेटा कितना आएगा ये, हल करेंगे कितना आएगा ये, तो अगर आप है जी कितना हो गया बेटा, ये तो हो जा रहा है आपका 300 और 32। चलो इसको भागित करो, कितना उत्तर आ रहा है आपका, करेंगे जल्दी। तो तकरीबन आएगा बेटा 9.3 के आसपास। तो 10 टू द पावर 23 O2 के क्या होंगे बेटा, अणु होंगे। तो लीजिए इस प्रकार से आपको इसको हल करना होगा, इस प्रकार से आपको इसको हल करना होगा। बोलिए किसी के लिए रिपीट करना है बेटा, करेक्ट। साउंड कम है, अब अपना साउंड बढ़ा लो बेटा, मैं तो खूब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। आप एक बार अपने मोबाइल का साउंड बढ़ा लीजिए, आप एक बार अपने मोबाइल का साउंड बढ़ाइए। मैं तो यहां से खूब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, वैसे आगे बढ़े। तो अब आपको करना क्या है, जब भी परीक्षा में प्रश्न आएगा तो सबसे पहले इसको लिखना बेटा, सबसे पहले इसको लिखना, तो प्रश्न बनाने में आसानी होती है, प्रश्न बनाने में आसानी होती है। चलिए अब मैं आपको अगला प्रश्न देता हूं, अब मैं आपको अगला प्रश्न देता हूं, गौर सुना बेटा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि 200 सोडियम के परमाणु का भार ज्ञात करो, भार ज्ञात करो। तो लीजिए प्रश्न में क्या पूछा है मैंने, 200 सोडियम के परमाणु का भार ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले ऐसे लिख लो बेटा। कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप ऐसे लिख लो कि भाई 1 मोल सोडियम का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम के परमाणु होते हैं, जिसका भार 23 ग्राम होता है। इसको लिखने के बाद अब आप क्या करोगे, अब प्रश्न में वापस आओ। तो ये बताओ बेटा प्रश्न में क्या पूछा है कि 200 सोडियम के परमाणु का भार कितना होगा, 200 सोडियम का भार कितना होगा, 200 सोडियम के परमाणु का भार कितना होगा। तो तुमने यहां देखा और देख के बोला कि सर जब इतने सारे सोडियम का भार 23 ग्राम होता है तो 200 का भार कितना होगा। अरे भाई 6.022 10 टू द पावर 23 सोडियम के परमाणु का भार जब 23 ग्राम था, जब 23 ग्राम है तो फिर एक सोडियम के परमाणु का भार कितना होगा रे बच्चा। तो एक सोडियम के परमाणु का भार होगा 23 बटा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। तो फिर 200 परमाणु का भार कितना होगा।
तो 200 सोडियम के परमाणु का भार कितना होगा, तो बेटा 200 गुणा कर देंगे। लीजिए इसको इस प्रकार से हल करना है। मैं तो पहले ही बोल चुका हूं कि 6.022 को 6 लेके बनाना तो उत्तर उतना ही आएगा बेटा। चलो इसको हल करो, बताओ कितना आ रहा है। इसको हल करेंगे, बताएंगे कितना आ रहा है बेटा, बताएं कितना आ रहा है। तो 23 4600 होगा ये। चलिए डिवाइडेड बाई 6 कर दो, कितना आ रहा बताइए। तो ये हो जाएगा बेटा डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 766.6 766.6 और 10 का पावर 23 नीचे में है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁻23 ग्राम। तो लीजिए उत्तर आपके सामने है, उत्तर आपके सामने है। ओहो सत्यम जी इतना मत रोइए बेटा, ये रोने वाला इमोजी मत भेजो प्लीज। सर प्लीज 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 रिप्लाई माय क्वेश्चन। बोलो सत्यम जी, इतने आप रो दिए हो कि अब तो पूछ रहे हो, आपसे मैं आपका सवाल का जवाब दिए बिना आगे नहीं बढ़ूंगा। बोलो क्या पूछ रहे हो आप। सौम्या जी बोल रहे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, 2 मीटर को फिर समझाता हूं, ठीक है, फिर समझाता हूं। केजीएस यूजर जी बोल रहे हैं एक बार फिर से समझाओ। ठीक है बेटा, एक बार फिर समझाता हूं, चिंता मत करो, इसीलिए हम यहां बैठे हैं। अपर्णा सिंह बोलो बेटा क्या है। अरे विवेकानंद जी अब पगला वगला गए हो क्या, तब से एक ही प्रश्न पूछ रहे हो। लगता है अगर प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा तो आप खान सर कंप्लेन कर दोगे मेरा। विवेकानंद जी प्रश्न पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन में चार्ज कहां से आता है। अरे बेटा पहली बात तो ये सवाल जो है ना, मुझे लगता है तुमने कई सालों से अपने हृदय में बसा के रखा है। मौका ढूंढ रहे थे कोई तो मेरे सामने आए, ये प्रश्न पूछूंगा मैं। दूसरी बात, ये चैप्टर इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर आधारित नहीं है, इसके बाद एक चैप्टर आएगा वहां पर चार्ज के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। सर नोट्स बनाने के लिए कौन सा बुक यूज करें। नोट्स बनाने के लिए बेटा आप आपके स्कूल में जो पुस्तक यूज होता है उसका यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, मैं फिर से एक बार समझा देता हूं, चिंता मत करो, मैं फिर से एक बार समझा देता हूं, बिल्कुल परेशान मत होइए। सर थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए। बाप रे केजीएस यूजर जी का कितना शिकायत है। सुनो सुनो सुनो, नोट्स बनाने के लिए यहां जो पढ़ाया जा रहा है उसका यूज कीजिए, आपके स्कूल का जो पुस्तक है उसको यूज कीजिए, और आपको जो नोट्स हम पीडीएफ के फॉर्म में हम देंगे उसका यूज कीजिए। अब आप कहेंगे सर 3-3 4-4 चीजों से नोट्स कैसे बनाते हैं। अभी आप कक्षा 11वीं में पहुंचे हो बेटा, नोट्स का बहुत महत्व होता है। मैं आपको क्लास के आखिरी में, क्लास के एंडिंग में बताता हूं कि नोट्स कैसे बनाते हैं। पहले एक काम करते हैं, जिन बच्चों को इसको समझने में दिक्कत हो रहा है, जिन बच्चों को इसको समझने में दिक्कत हो रहा है, मैं एकदम क्लियर कर दूं बेटा, आज मुझे क्लास लेते 21 साल हो गया है। 21 साल में इस तरह की परेशानियां कई बार मैंने फेस की है बच्चों के साथ। तो जिन बच्चों को यह समझ में नहीं आ रहा है उसे कुछ खास वजह हो सकते हैं। पहली बात आपका मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोर है और आप इसीलिए बायो लिए हैं, याद रखना। अरे आपको पता है आधा तो इसलिए बायो ले लेते हैं कि हमको गणित नहीं बनता, यह भी एक समस्या है। तो जिन बच्चों का यूनिटरी मेथड खराब होता है। क्या होता है बेटा यूनिटरी मेथड, अभी कक्षा 10वीं में पढ़े हो ना, चिंता मत करो, मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। बस मैं ये बता रहा हूं किन बच्चों से ये नहीं बनता। जिन बच्चों का एकल विधि खराब होता है, यानी यूनिटरी मेथड, समझाता हूं कैसे, देखना। कक्षा 10वीं में आप पढ़े होंगे कि इतने में इतना होता है तो इतने का कितना होगा, उतने में इतना है तो इतने में कितना होगा। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं इसको एकल विधि बोलते हैं, यानी कि यूनिटरी मेथड। कई बच्चों को इस तरह क्वेश्चन में दिक्कतें आती हैं। मैं खुद बायोलॉजी का स्टूडेंट था तो मैं इस परेशानी को समझ सकता हूं। और कई बच्चों को यह भी परेशानी होती है, ये कई बच्चों को ना ये उल्टा हो जाता है, ऊपर वाला नीचे लिख देते हैं, नीचे वाला ऊपर लिख देते हैं।
कई बच्चों को यह भी दिक्कत होता है, ऊपर वाले को नीचे लिख देते हैं और नीचे वाले को ऊपर लिख देते हैं। किसी के साथ होता है कि आपके साथ परेशानी? हर परेशानी का हेल्प करूंगा। आप ऑनलाइन बैठे हैं, आप ऑनलाइन बैठे पर यह मत सोचना कि अरे सर इतने सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमारा दुविधा कौन दूर करेगा। आपका तो 90% प्रॉब्लम मैं यहीं से भाप सकता हूं, आप चिंता मत करो। हाँ, अब कुछ उटपटांग सा क्वेश्चन पूछोगे तो उसके लिए मैं आपके कमेंट देखूंगा। तो सबसे पहले ध्यान देना, अरे हम आपका रिप्लाई नहीं करेंगे, पहले सुनो मैं जो बता रहा हूं, तब से की बात बोल रहा रिप्लाई करो रिप्लाई करो। कई बच्चों को एक डाउट, एक परेशानी होती है, ये जो है ना ये इसको ऊपर नीचे लिख डालते हैं, ऊपर वाला नीचे लिखा जाता है और नीचे वाला ऊपर। पहले तो ईमानदारी से बताओ क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? समझ में? केजीएस यूजर जी, पहले तो बेटा एक बात बताऊं, आप लोग ना पहले अपने एक अच्छा सा नाम रख लो। आप लोग पहले तो आप अपने एक अच्छा सा नाम रखो। मैं बार बार आपका नाम प्रोनाउंस कर रहा हूं, केजीएस यूजर, मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता नहीं बच्चा कौन है, तो आप नाम रख लो अपना, आप नाम रख लो, सुनीता, अनीता, सरिता, कुछ नाम रख लो। केजीएस यूजर लिख के रखे हो, मैं कैसे आपका नाम प्रोनाउंस करूं? मैं तो नाम ठीक करवा, मजा नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, अब सुनना, एक ऐसी विधि बता रहा हूं, एक ऐसी विधि बता रहा हूं जिसको समझ गए एक बार तो बेटा ऐसे प्रश्न चुटकियों में हल हो जाएंगे। याद रखना, जिन लोगों को एकल विधि में परेशानी होती है उनको अब मैं एक दूसरा तरीका बताता हूं। देखो शुरू में ना बेटा, शुरू में ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है क्योंकि आपकी पुस्तक में ऐसे दिया है। दुनिया का कोई भी टीचर आपको इसको ऐसे ही पढ़ाएगा, पर मुझे तो पता है ना, मुझे तो पता है कि मेरे बहुत सारे बच्चों को बीच बीच में प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए मैंने एक दूसरा विधि तैयार किया है। कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अब एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप एक भी गलती नहीं करोगे। बस अब गौर सुनना, फालतू मैसेज मत करना। चलो एक बार फिर से समझाऊं आपको, एक बार फिर से समझाता हूं। अब देखना बेटा, इसी प्रश्न को एक बार दोबारा, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप यहां से डाउट लेके घर जाएं। मैं आपसे वादा करता हूं एक भी क्लास में आप डाउट लेके घर नहीं जाएंगे, डाउट लेके आप क्लास ऑफ नहीं करेंगे। हर डाउट को कवर करते हुए ही मैं क्लास को खत्म करूंगा। तो आप मेरे क्लास में कम से कम निश्चिंत रहना बेटा। मैं यहां से पढ़ाते पढ़ाते आपका वहां का डाउट भाप सकता हूं। ध्यान सुनना, अब सुनेंगे एक बात, ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं, चलिए तो मैं आपको ना सिखाता हूं। गौर सुनना बेटा, बस एक बात याद रखना कि इसको बोलते हैं बेटा मोलों की संख्या। ध्यान सुनना, ये है मोलों की संख्या, ठीक है। इनको कहते हैं परमाणु या अणुओं की संख्या। चिंता मत करो, अभी देखो बता रहा हूं मैं आपको। और इसको बोलते हैं बेटा भार या द्रव्यमान या मात्रा, या इसको मात्रा बोलते हैं। तो जब भी परीक्षा में बोलूंगा भार निकालो या द्रव्यमान निकालो या मात्रा निकालो, तो इसको देखना। जब भी बोलूंगा भार निकालो, द्रव्यमान निकालो या मात्रा निकालो, तो इसको देखना, ठीक है। तो इसको बस अगर आपने दिमाग में बिठा लिया है, ये सब मोल है, ये सब परमाणु और अणु है और ये सब भार है, तो अब देखो प्रश्न कैसे बनेगा आपसे। गौर से सुनना बेटा, गौर सुनना। तो अब आपके सामने मैंने क्वेश्चन रखा है, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है कि 50 ग्राम O2 का 50 ग्राम O2 में कितने O2 के अणु होंगे। अब ये बताओ बेटा, आपको पता है प्रश्न में दो ही चीजें होती हैं, एक कि क्या पूछ रहा है और दूसरा क्या दिया है ना बेटा। न्यूमेरिकल में दो ही बातें होती हैं, एक कि क्या पूछ रहा है और क्या दिया है। तो आपको पहले एकदम क्लियरली यह समझना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है, क्या दिया है। देखना, कक्षा 10वीं में आपने वो मेंसुरेशन पढ़ा है,
है एक होता ना टॉपिक मेंसुरेशन की, जिसमें वो बकरी के गले में रस्सी बांध के खूंटे में बांध देते हैं, तो वो और रस्सी का लंबाई मान लो 2 मीटर है, और वो बकरी चरेगा तो कितना क्षेत्रफल घास खाएगा, है जी। ऐसे जो प्रश्न होते हैं इसको मेंसुरेशन बोलते हैं, और ये सारे प्रश्न एकल विधि से बनते हैं। तो जिन बच्चों को ऐसे प्रश्न नहीं बनते थे, जिन बच्चों को ऐसे प्रश्न नहीं बनते, अक्सर ऐसे बच्चे ही तकलीफ पाते हैं यहां पर। तो चलिए अब आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र तरीका बता रहा हूं, ये अगर आपने सीख लिया ना बेटा, कभी गलती नहीं करोगे। बस आप लोग सबसे पहले यह समझना कि परीक्षा में जब कोई प्रश्न आता है तो 2 ही चीजें होती हैं, एक कि क्या दिया है, दूसरा क्या पूछ रहा है। क्या दिया है, क्या पूछ रहा है ना, 2 ही बातें होती हैं। तो बस आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, सबसे पहले इक्वल का साइन लगाओ, सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाओ, और उसके बाद राइट साइड लिखो कि क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये हमेशा राइट साइड लिखते हैं। और क्या क्या दिया है, क्या दिया हुआ है, उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं। गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना, गौर से सुनना। हमेशा क्या पूछ रहा है उसको राइट साइड लिखना, और क्या दिया है उसको लेफ्ट साइड लिखना। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले बताओ O2 है ना, तो ये देखो 1 मोल O2 का मतलब 6.022 10⁻23 अणु होते हैं, और इसका भार होता है बेटा 32 ग्राम। अब जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये है मोलों की संख्या। थोड़ा सहयोग करेंगे, जिनको बन जा रहा है सहयोग करेंगे, क्योंकि मुझे हर एक बच्चे को साथ लेके चलना पड़ेगा। मोलों की संख्या, एक भी बच्चा छूट ना जाए, मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूं। ये क्या है बेटा, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। और ये क्या है बेटा, भार। तो अब बताओ मैंने क्या बोला है आप लोगों से, कि आपको बस ये देखना है कि इक्वल टू के इस तरफ क्या पूछ रहा है उसको लिखते हैं, और क्या दिया है उसको उस तरफ लिखते हैं। तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, प्रश्न में क्या पूछ रहा है, कितने O2 के अणु होंगे। प्रश्न पूछ रहा है O2 के अणु कितने होंगे, तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, कितने O2 के अणु होंगे, यानी कि O2 के अणुओं की संख्या पूछ रहा है, अणुओं की संख्या पूछा जा रहा है। और क्या दिया है, क्या दिया है, 50 ग्राम O2, 50 ग्राम O2 दिया है, 50 ग्राम O2 दिया है। और ग्राम मतलब द्रव्यमान होता है, ग्राम मतलब द्रव्यमान होता है। तो क्या प्रश्न में दिया है बेटा, द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान दिया है। तो अब जल्दी से बताओ उस टेबल में, उस टेबल में द्रव्यमान कहां पर है, इस टेबल में द्रव्यमान कहां पर है, ये द्रव्यमान है, ये तो उसको यहां पर लिखो बेटा 32 ग्राम। और बताओ इस टेबल में अणुओं की संख्या कहां है, ये है अणुओं की संख्या, ये है अणुओं की संख्या, तो इसको वहां पर लिखो, इस तरफ अणुओं की संख्या लिखो, ले आओ उसको यहां पर 6.022 10⁻23 अणुओं की संख्या। अब बताओ मैंने ग्राम यहां लिख दिया, अणुओं की संख्या यहां लिख दिया। बेटा ये पहला चरण है। अब दूसरे चरण में क्या करते हैं, दूसरे चरण में क्या करते हैं, जो लेफ्ट में रहता है, दूसरे चरण में क्या करते हैं, जो लेफ्ट में रहता है उसको एक कर देते हैं, एक। इसी को तो एकल विधि बोलते हैं, इसी को तो एकल विधि बोलते हैं। तो दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, यहां पर जो भी दिया है लेफ्ट साइड जो भी दिया है उसको एक कर देना। तो जब उसको एक करोगे तो वो नीचे आ जाएगा। ये देखो वो नीचे आ गया। और फिर तीसरे चरण में वह मान लेते हैं जो प्रश्न में दिया है। तीसरे स्टेप में वो वैल्यू लेना जो क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है, 50 ग्राम, तो यहां लिखो 50 ग्राम, यहां लिखो 50 ग्राम, और 50 का गुणा कर दो, 50 का गुणा कर देने का। तो अब बताओ बेटा, अब बस इसको हल करना बाकी है। तो आप तो फिर गुणा भाग तो कर ही लोगे बेटा। तो लीजिए इस तरह से प्रश्न बनता है, तो लीजिए इस तरह से प्रश्न बनता है बेटा, इस तरह से प्रश्न बनता है फिर। करेक्ट। चलिए अब दूसरे प्रश्न को बताऊं इसी विधि से। ये देखो इस प्रश्न में आओ। सबसे पहले मैंने आपसे क्या पूछा है,
ये आपका प्रश्न है। पहले तो ये बताओ इस प्रश्न में सोडियम के बारे में बात चल रही है, सोडियम के बारे में। तो पहले ऐसे लिख लो बेटा, हर बार इसको लिखना, 1 मोल सोडियम यानी कि 6.022 10⁻23 सोडियम के परमाणु, और भार कितना होता है 23 ग्राम। तो सबसे पहले आप इसको लिख लो, ये क्या है बेटा, मोलों की संख्या, ये क्या है बेटा, अणुओं की संख्या, और ये क्या है बेटा, भार है। अब चलो, मैंने क्या बोला था, जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो क्या पूछ रहा है उसको राइट साइड लेते हैं, और क्या दिया है उसको लेफ्ट साइड लेते हैं। तो अब जल्दी से बताओ बेटा, इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 200 सोडियम के परमाणु का भार पूछ रहा, भार ज्ञात करो। तो इस तरफ लिखो बेटा भार पूछ रहा है, तो इस तरफ लिखो भार पूछ रहा है, इस तरफ लिखो भार। और क्या दिया है, 200 सोडियम के परमाणु, 200 सोडियम के परमाणु, यानी परमाणुओं की संख्या दी हुई है, यानी कि परमाणुओं की संख्या दी हुई है। तो पहले ऐसे लिख लो। अब चलो बताओ यहां पर भार कहां है, यहां से लेके यहां तक भार कहां है, यह है भार। तो भार को भार के नीचे लिखो, और बेटा परमाणुओं की संख्या कहां है, इसे परमाणुओं की संख्या कहां है, यह है परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या को परमाणुओं की संख्या के नीचे लिखो। तो 6.022 10⁻23 परमाणु। अब ये हो गया, ये पहला चरण है। अब दूसरे चरण में क्या करते हैं, लेफ्ट साइड को 1 कर देना, तो बेटा एक परमाणु तो कितना हो जाएगा, ये 23/19 आ जाएगा जी, है ना। और अब तीसरे चरण में क्या करते हैं, तो तीसरे चरण में वो वाला वैल्यू लेते हैं जो प्रश्न में दिया है। तो ऊपर में क्या दिया है, 200 परमाणु, तो बेटा 200 परमाणु में कितना हो जाएगा, 200 गुणा कर दो। आप 200 का गुणा कर देंगे। अब बताओ क्या अब भी एकल विधि में समस्या होने वाली है आपको, अब भी एकल विधि में परेशानी होगी, अब बन जाएगा, बोलो। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो। अजीब विडंबना है, एक बच्चा बोल रहा सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो, मैं आधे घंटे से 2 ही क्वेश्चन करवाया हूं, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, और एक बच्चा बोल रहा है सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो। देखो 2-3 दिन आपको ना आदत लगेगा, 2-3 दिन आपको टीचर का लैंग्वेज को एडाप्ट करने में आदत लगता है, 2-3 दिन आदत लगेगा। पहले आप बैठिए, आप एकदम से ये अपेक्षा मत करना कि आते ही चमत्कार हो जाएगा। 2-3 दिन लैंग्वेज समझने में परेशानी होती है। अगर आपको टीचर कैसा पढ़ा रहा है ये जानना है, अपने सीनियर से पूछिए, यूट्यूब में जाइए, हमारे सारे टीचर्स का आप स्टेटस चेक कीजिए। आपको हमारे केजीएस ग्रुप में जितने भी टीचर हैं, एक का भी रिपोर्ट खराब नहीं मिलेगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। तो टीचर सबकी पढ़ाने की शैली अलग अलग होती है बेटा, तो आप थोड़ा संयम रखिए, देखिए बनेगा आपसे ये। देखो अगला बच्चा बोल रहा जल्दी दूसरा क्वेश्चन बोलो, दूसरा क्वेश्चन दो। चलिए अगला प्रश्न, अब ये मुझे आप बना के बताना बेटा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न देते हैं बेटा। अब ये चलो ये प्रश्न बना के दिखा मुझे। प्रश्न ये है कि इधर सुनो बेटा, मान लो एक बलून है, ठीक है, मान लो एक गुब्बारा है, इसके अंदर मैंने ना कार्बन डाइऑक्साइड भर दिया बेटा, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर दिया, और इस गुब्बारे का वजन है 10 ग्राम। इस गुब्बारे का वजन है यानी कि भार है 10 ग्राम। और मैं आपसे प्रश्न में यह पूछ रहा हूं कि चलो इस गुब्बारे के अंदर कितने CO2 के अणु होंगे, CO2 के कितने अणु होंगे। तो CO2 के अणुओं की संख्या आपको बतानी है, CO2 के अणुओं की संख्या आपको बतानी। चलिए 10 ग्राम CO2 में
CO2 के कितने अणु होंगे? 10 ग्राम CO2 में CO2 के कितने अणु होंगे? चलो बताओ, ट्राई करो बेटा, ट्राई करो, ट्राई करो। दस ग्राम 10 ग्राम CO2 में CO2 का कितना संख्या होगा? तो कैसे बनाएंगे बेटा? आप भी बनाओ, मैं भी आपके पीछे पीछे बनाता हूं, ठीक है? मैं भी आपके पीछे पीछे बनाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये लिख लो, जब भी आप कोई प्रश्न बनाओगे तो हमेशा ये जरूर लिखना बेटा कि 1 मोल CO2 का मतलब होता है 6.022 10⁻23 CO2 के अणु होंगे, जिसका भार होता है 44 ग्राम। तो सबसे पहले आप इसको लिख लेना। सबसे पहले इसको लिखना बेटा। 44 ग्राम कहां से आया? इसमें तो दिक्कत नहीं है ना भाई। 44 ग्राम कहां से आया? इसमें तो दिक्कत नहीं है ना। CO2 को 44 ग्राम भार होता है ना, 12 16 गुणित 2। तो ये तो मेरे ख्याल से पता होगा आपको 44 ग्राम कहां से आया। चलो एक बार ट्राई करो, मैं भी पीछे पीछे आपके बनाऊंगा। मैं यहां क्वेश्चंस करवाऊंगा ना बेटा आपको, चिंता मत करो, ढेर सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। PDF में जितना क्वेश्चन है उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं यहां पर करवा दूंगा। तो अब देखो क्या बोल रहा है इस प्रश्न में बेटा। मैंने क्या बोला था कि जो पूछेगा उसको राइट साइड लिखते हैं और जो दिया होता है उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं। तो जल्दी बताओ बेटा, इस प्रश्न में क्या दिया है? भार दिया है, भार दिया है। इस प्रश्न में भार दिया है और क्या पूछ रहा है? अणुओं की संख्या पूछा जा रहा है, यानी कि आपको अणुओं की संख्या पूछ रहा है। तो चलो कैसे करेंगे बेटा, जल्दी बताओ। सबसे पहले बताओ यहां पर भार कहां है? यहां पर भार कहां है? यहां से लेके यहां तक भार कहां है? ये है भार, ये है भार। तो भार को भार के नीचे लिखो बेटा, भार को भार के नीचे लिखो 44 ग्राम। और अणुओं की संख्या बेटा ये है अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या को अणुओं की संख्या के नीचे लिखो 6.022 10⁻23 CO2 के क्या होंगे बेटा? अणु होंगे। ये हो गया पहला चरण। अब दूसरे चरण में क्या करते हैं बेटा? लेफ्ट में जो भी दिया है उसको एक कर देते हैं। इसी को तो एकल विधि बोलते हैं, तो दूसरे चरण में आपको एकल विधि लगाना है। एकल विधि का मतलब होता है लेफ्ट में जो भी दिया है उसको एक कर दो, फिर वो नीचे आ जाएगा। तो 6.022 10⁻23 बेटा ये नीचे आ गया, 44 ग्राम नीचे आ गया, है ना। अब उसके बाद तीसरे चरण में क्या करते हैं बेटा? तीसरे चरण में हम वो लिखते हैं जो प्रश्न में दिया है। तो 10 ग्राम दिया है तो 10 ग्राम को यहां लिख दो बेटा। तो 6.022 10⁻23 10 का गुणा हो जाएगा 44। अब बस इसको हल करेंगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा बेटा। बोलिए, आपने भी ऐसे ही बनाया है क्या? ठीक है, तो बस फिर क्या करेंगे बेटा, इसको आसान कर दूं। 6.022 को 6 लिखो, चल जाएगा। यहां 10 लिखा हुआ है, यहां पर 10 लिखा हुआ है और 10 के पावर में 23 लिखा हुआ है और नीचे में 44 लिखा हुआ है। चलिए बनाइए इसको। तो ये हो जाएगा 60। बनाइए, कितना होगा बेटा ये? तो 60 तो कितना हो गया बेटा? इसको भागित करोगे 6 और 44 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा आप लोग का 1.36 के आसपास। 1.36 10 के पावर में 23। बताइए आपका भी यही उत्तर आ रहा है बेटा? आपका भी यही उत्तर आ रहा है? कंफर्म करेंगे प्लीज, यही किए हो?
ठीक है, नजराना सिद्दीकी जी आप कह रहे हैं कि पीडीएफ नोट्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाए। चलिए बिल्कुल इस बात का मैं ध्यान रखूंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे दूंगा बेटा, मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, यही आया, शाबाश, सबने बोला यही आंसर आया है, वेरी गुड, सबने बोला यही आंसर आया है। चलो अगला प्रश्न दूं आपको। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बताएंगे बेटा कि 20 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन के परमाणु होंगे। लीजिए, चलो ट्राई करो, ट्राई करो। इस प्रश्न को आप बना के दिखाओ बेटा मुझे, ये प्रश्न आप बनाइए। ये प्रश्न आप मुझे बना के दिखाओ। ये प्रश्न पर एक बात याद रखना बेटा, अभी हमने शुरुआत की है, तो शुरुआत में हमेशा ऐसा लिख लिया करो, ऐसा लिखने के बाद ही आगे बढ़ना, ऐसा लिखने के बाद ही आगे बढ़ना। चलो ट्राई करो, बनाओ इसको। पीडीएफ नहीं मिला कल का, मैं देखता हूं बेटा, हो सकता है आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, कल का जो पीडीएफ है वो आज आपको मिल जाएगा, आप चिंता ना करें। वैसे आप क्लास में पढ़ते पढ़ते लिख लिया करो बेटा, वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो केजीएस यूजर जी का आंसर आ चुका है। केजीएस यूजर जी प्लीज बेटा आपसे निवेदन है, कल ना अपने आईडी में एक अच्छा सा नाम रख लेना आप। ठीक है, अच्छा सा नाम रख लेंगे आप अपना। बार बार केजीएस यूजर बोलने से समझ में नहीं आता कि कौन बच्चा है वो। मनीष बाबू बेटा क्लास का टाइम चेंज नहीं हो पाएगा, मैं क्षमा चाहूंगा। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, आप ना रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो शाम को। क्लास का टाइम चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं सिर्फ इसी समय उपलब्ध हूं, मैं सिर्फ इसी समय उपलब्ध हूं, इसलिए क्लास इसी समय हो रहा है। आ गया आंसर? तो चलो देखते हैं, मैं यहां आंसर लिख रहा हूं, आप लोग बताना आप लोग भी वैसे किए हो क्या बेटा, आप लोग भी वैसे किए हो क्या। पूछा है 20 ग्राम कार्बन में कितने परमाणु होंगे, तो बेटा 12 ग्राम कार्बन में 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के परमाणु होते हैं। तो 1 ग्राम कार्बन में 6.022 इंटू 10⁻23 बटा 12 कार्बन का परमाणु होता है। तो फिर कितने पूछा बेटा, 20 ग्राम में, तो 20 ग्राम कार्बन में कितने होंगे, तो 6.022 10⁻23 गुणित 20/12 कार्बन के परमाणु पाए जाएंगे। अब इसको थोड़ा आसान तरीके से हल करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, 6.022 को 6 लेके बनाते हैं, और वहां क्या लिखा, 20 लिखा हुआ है, और 10 के पावर में 23 तो रहेगा ही, और नीचे क्या है 12 है, बस इसको हल करना है। आप भी ऐसे किए हो क्या, आपने भी क्या सेम ऐसी बनाया, मुझे बताएंगे क्या आपने भी सेम ऐसी बनाया। क्योंकि यहाँ बेटा 120 करेक्ट, 120/12 हो जाएगा। हल करो, हल करो। कितना हो बेटा, 10, बाकी 10 के पावर में क्या आएगा, 23। उत्तर दीजिए, क्या आपके भी यही आंसर आया है। लीजिए, सब ने आंसर बोला है। सबने ऐसे किया बेटा, शाबाश शाबाश, सबने उत्तर दे दिया है। सबने, खुशी, सौम्या, अभय, सौरभ, शिवानी, ममता, अपर्णा, नवीन, आयुष्मान, दानिश, लवकुश, प्रीति, मंटू, ज्योति, कृष्णा, मेनका, अभिषेक, अविनाश, अनमोल, सब ने सही आंसर दिया है। शाबाश बेटा,
शाबाश। बाप रे, आपके मैसेज इतने जल्दी जल्दी ऊपर जाते हैं कि पढ़ते नहीं बनता। पर ये बहुत खुशी की बात है जब बच्चों का आंसर वाला मैसेज तेजी से ऊपर चढ़े। तो इसी से हमको पता चलता है बेटा कि आप क्वेश्चन बना ले रहे हो। इसी से पता चलता है कि आप क्वेश्चंस जो है वो बना ले रहे हैं, आप क्वेश्चंस बना ले रहे हैं। सही है, शाबाश शाबाश शाबाश, सबने सही उत्तर दिया। चलो अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न देखें। लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने है। इस बार कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन है कि 20 गुणित 10 टू द पावर 20 O2 के अणुओं का भार ज्ञात करो। चलो बनाओ जल्दी। ये जितने प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं ना बेटा, एग्जैक्टली ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। हालांकि धीरे धीरे इसका स्तर बढ़ते जाएगा, पर आज पहला क्लास है तो थोड़ा बेसिक लेवल में क्वेश्चन करवा रहा हूं। फिर जब आप इसमें कमांड बना लोगे तो अपने आप बड़े बड़े क्वेश्चन भी कर लोगे। चलो ट्राई करो, इस प्रश्न को बना के दिखाओ जल्दी से। इस प्रश्न को बना के दिखाओ भाई, इस प्रश्न को बना के दिखाओ। चलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, हर बार इसको ना लिख लिया करो, हर बार इतने को लिख लिया करो ताकि प्रश्न बनाने में हमें आसानी हो बेटा। चलो बनाइए बनाइए बनाइए। नवरत्न कुमार बेटा, अगर 10 लिखोगे तो 10 के पावर में 23 रहेगा, और 10 को हटा दोगे तब 10 के पावर में 24 हो जाएगा। ठीक है, बनाइए बनाइए बनाइए। पिछले प्रश्न में क्या है, 32? क्या बोल रहे हो बेटा? बनाओ बनाओ बनाओ। पंकज जी बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आया। तो देखो बेटा पंकज बाबू, या तो आप क्लास लेट में आए हो, शुरू से आ रहे हो क्या बेटा? आपने आज का क्लास एकदम शुरू से अटेंड किया है पंकज बाबू? देखो देखो बेटा, मैंने जो विधि बताई है उस विधि से भी अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो फिर अब ये चिंता का विषय है। अब ये चिंता का विषय है बेटा। मैं एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैंने यहां पर जो विधि बताई है, इस विधि से भी अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आपको अब थोड़ी चिंता करनी होगी। अब कैसे करेंगे आप? रिकॉर्डेड वीडियो एक दो बार रिपीट करके देखो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार कितने बार बताया जा सकता है। आप वीडियो को, रिकॉर्डेड वीडियो शाम को रात को बैठ के ना देखना कि सर ने क्या बताया है, तो आपको समझ में आना चालू हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि सब आंसर दे रहे हैं यहां पर, फटाफट फटाफट सब आंसर दे रहे हैं। तो इन सब के बीच में अगर एक दो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ा चिंता का विषय है। तो फिर उस स्थिति में क्या करेंगे, उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि बेटा आप ये मत समझ लेना कि यही केमिस्ट्री है। आप ऐसा मत समझ लेना कि यही सब जो चल रही यही केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में यही सब पढ़ना होता है, केमिस्ट्री में यही सब। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। अगर ये नहीं भी बन रहा है तो 2-3 बार वीडियो देखने पर ये बन जाता है, और उसके बाद भी नहीं बना तो भी बहुत परेशान मत होना। ये तो बस केमिस्ट्री का एक छोटा सा बुनियाद है, पर आगे चल के बार बार यही सब नहीं चलेगा। केमिस्ट्री में तो इतने इंटरेस्टिंग थियरीज आगे चल के आएंगे कि आपको बहुत मजा आएगा। पर ये आपसे बनना चाहिए था बेटा। अब मैं देखता हूं आपने भी ऐसे किया क्या, उत्तर देंगे प्लीज। आपने भी ऐसे किया क्या कि 6.022 इंटू 10⁻23 O2 के अणुओं का भार 32 ग्राम है, 32 ग्राम है। तो फिर एक O2 के अणु का भार, अणु का जो भार है
वो हो जाएगा बेटा 32 डिवाइडेड बाई 6.022 10⁻23 ग्राम है। तो फिर कितने का 20 इंटू 10⁻20 O2 के अणु का भार कितना हो जाएगा बेटा? तो 32 गुणित 20 इंटू 10⁻20, नीचे आइए, नीचे में क्या लिखा है 6, अच्छा 6.022 को हम 6 लिखते हैं, तो अब ये ऐसा हो जाएगा, है ना। अब बस आपको क्या करना है बेटा, तो अब क्या है 32 को पहले 20 से गुणा करो और 6 से भागित दो। कितना आ रहा मुझे बताएंगे, कितना आ रहा मुझे बताएंगे। सबसे पहले आप 32 को 20 से गुणा कीजिए तो 640 आ जाएगा, ये 640 और नीचे क्या है 6, है ना। अब 640 को 6 से डिवाइड करो बेटा, 640 को अगर आप डिवाइड करते हैं 6 से तो ये 106.6 हो जाएगा, 106.6, ये हो जाएगा बेटा 106.6। अब यहां देखो ऊपर में 20 लिखा है, नीचे में 23, ये कट जाएगा, तो नीचे में क्या बचेगा, बेटा, नीचे में क्या बचा, ऊपर में 20 और नीचे में 23 है, तो 20 कट जाएगा, तो नीचे में 3 बचा। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो 106.6। अब बेटा 10 के घात में 3 है, ऊपर जाएगा तो 10 के घात में -3 हो जाएगा। तो लीजिए ये है इसका उत्तर। प्लीज मुझे बताएंगे यही बनाए हो क्या, प्लीज मुझे बताएंगे यही किए हो। केजीएस यूजर जी का ऊपर नीचे हो गया। अरे बेटा ऊपर नीचे ना हो, इसी के लिए तो ये करने बोला था, भूल गया क्या? ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे ना हो जाए, इसीलिए तो बोला था बेटा कि जो दिया है, माफ कीजिए, जो भी प्रश्न में अरे हाँ, जो भी प्रश्न में पूछ रहा है उसको राइट साइड लिखो और जो भी प्रश्न में दिया है उसको लेफ्ट साइड लिखो। आप ये नहीं कर रहे हो, फिर अभी भी किसी बच्चे का अगर ये ऊपर नीचे हो रहा है तो इसको नहीं लिख रहे हो फिर आप, तो बताओ पूछ रहा है वो राइट साइड रहता है और जो दिया है वो लेफ्ट साइड। तो क्या पूछ रहा, भार पूछा था ना, भार पूछा है तो भार को राइट साइड रखोगे ना बेटा, भार पूछ रहा है तो भार को राइट साइड रखेंगे। अभी भी अगर आपका ये ऊपर नीचे हो रहा है तो इसको लिखना भूल गए आप, हर बार इसको लिखा करो, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, एक बार इसमें कमांड बना लिए ना, आगे देखना आप कि जो ऐसे क्वेश्चन आराम से बनेंगे। पता है बेटा इन सब का फायदा कब मिलेगा, जब आपका स्कूल खुलेगा और आप जब ये सारे प्रश्न बनाएंगे और वे सारे बच्चे जो ये सब नहीं पढ़े हैं, आप उनसे अपने आप को देखना कितना अलग पाओगे। कई बच्चे अभी गर्मी छुट्टी मना रहे हैं, 10वीं की परीक्षा हुआ है, गर्मी छुट्टी मना रहे हैं, मामा घर गए हैं, नानी घर गए हैं, बुआ घर गए हैं। वो बच्चे जो अभी घूम रहे हैं और मजे कर रहे हैं, स्कूल खुलने के बाद उन्हें बहुत तकलीफ होगी। तो देखना आपका ये जो डिसीजन है क्लास ज्वाइन करने का, सबसे पहले तो सराहनीय है बेटा, और मैं कहूंगा कि ये बहुत आपने अच्छा काम किया कि आपने पहले ही केजीएस ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इसका फायदा आज से 3 महीने बाद मिलेगा आपको जब स्कूल खुलेगा। देखना स्कूल खुलते ही आप ऐसे प्रश्न फटाफट बना रहे होंगे और वो बच्चे जो छुट्टी मना रहे हैं वो आते ही उनका दिमाग गोल हो जाएगा। तो ये आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि गर्मी की छुट्टी का प्रयोग कर रहे हैं आप और आप ये सब पढ़ रहे हैं। इसका फायदा मिलेगा बेटा, जरूर मिलेगा, बस थोड़ा सब्र करना होगा। बोलिए बन जाएगा ये? अगर आपने ये नियम समझ लिया ना बेटा कि जो पूछता है उसको राइट साइड रखते हैं, जो दिया है वो लेफ्ट साइड, कभी गलती नहीं होगा, कभी भी गलती नहीं होगा। आपने सही आंसर दिया है, शाबाश शाबाश। चलो एक प्रश्न और आपके सामने पूछता हूं बेटा, एक प्रश्न और आपके सामने पूछता हूं, ध्यान से देखना।
इसका जो आंसर सही देगा उस बच्चे को चॉकलेट खिलाऊंगा बेटा। प्रश्न है कि 100 ग्राम कार्बन में कितने मोल उपस्थित होंगे हो गया होंगे। चलिए ये मुझे बना के दिखाओ, बेटा ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, आवश्यकता पड़ने पर आप वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। ये बना के दिखाओ। एक बच्ची बोल रही सर मेरा डाटा खत्म हो गया। ये भी एक बड़ी समस्या है, चॉकलेट कैसे खिलाएंगे, आप चिंता मत करो। रवि कुमार कह रहे हैं कि सर मुझे इसको लिखने में थोड़ा समय लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं बेटा, अभी शुरू में ना थोड़ा समय लगता है, सबकी बात है, आप ही के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, सबकी बात है। शुरू में थोड़ा समय लगता है, फिर धीरे धीरे जब आप पकड़ बना लेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, आपको सिर्फ ईमानदारी से ना ये 2 साल हमें देना है। ईमानदारी से आपको अपना ये 2 साल हमें देना है। ना सिर्फ कक्षा 12वीं में मैं आपको 95 मार्क्स तक ले जाऊंगा, बल्कि नीट में भी केमिस्ट्री के लगभग सारे प्रश्न बना पाने लायक आपको बना दूंगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं बेटा, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। आप चेक कर सकते हैं हमारा स्टेटस, केजीएस के हर एक टीचर का आप चेक करो स्टेटस, पुराने वीडियोस देखो, यूट्यूब में वीडियो देखो, आपको हर टीचर यूट्यूब में दिख जाएगा। तो आपको वहां पर बच्चों के कमेंट से पता चलेगा कि आपको कौन सा टीचर आपको मिला है, कैसे टीचर आपको दिए गए हैं। तो चलो ये मैं आपको दिलाऊंगा, बस आप मेरा साथ तो दो बेटा थोड़ा सा, ठीक है। हाँ जी। अब ये बताओ कैसे किया बेटा आपने इसको, है जी। 1 मोल कार्बन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के परमाणु, जिसका भार होता है 12 ग्राम। तो सबसे पहले ये बताओ बेटा करना क्या होता है, जो पूछ रहा है उसको इस तरफ लिखते हैं और जो दिया है उसको इस तरफ लिखते हैं। अब जल्दी से बताओ प्रश्न में क्या पूछ रहा है बेटा, मोलों की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, मोलों की संख्या पूछी जा रही है, मोलों की संख्या पूछी जा रही है। तो मोलों की संख्या के नीचे मोलों की संख्या लिखेंगे। क्या दिया है 10 ग्राम, ग्राम दिया है, ग्राम मतलब भार दिया है। अब बस अब क्या करेंगे बेटा, भार के नीचे भार लिखो। चलो बताओ इसमें भार कहां है, भार कहां, ये है भार। तो भार के नीचे भार लिखो 12 ग्राम। और मोलों की संख्या कहां है, मोलों की संख्या, ये है मोलों की संख्या। तो कितना मोल है बेटा, 1 मोल। तो ध्यान रखेंगे, प्लीज ध्यान रखेंगे, भार के नीचे भार, मोलों की संख्या के नीचे मोलों की संख्या लिखेंगे। ये हो गया पहला चरण। अब दूसरे चरण में क्या करते हैं, लेफ्ट साइड को 1 कर देंगे तो 1/12 मोल हो जाएगा, है ना मेरे बच्चे। और तीसरे चरण में क्या करते हैं, तीसरे चरण में वो लिखते हैं जो उपलब्ध है। तो 100 ग्राम, तो बेटा 100 का गुणा कर दो, तो 100 डिवाइड बाई 12 मोल। अब उत्तर दो, कितनों ने यही किया था, जल्दी बताएंगे कितनों ने यही किया है, कितने बच्चों ने यही किया है जी, कितने बच्चों ने यही किया है। तो 8.3 मोल उत्तर देंगे। कितने बच्चों ने यही किया है, यस सर ऐसा ही किया है मैंने, यस सर मैंने भी ऐसे किया है, हाँ सर मैंने भी ऐसे किया है। तो ज्योति, सृष्टि, राजा, दानिश, तस्लीम, शैलेंद्र, मंजू, लवकुश, अमित, संध्या, केजीएस यूजर, पंकज, प्रतीक, अभिषेक, ज्योति,
रवि कुमार जी बोल रहे हैं सर अब आप ऐसे प्रश्न जितना भी देंगे हम बना लेंगे। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। तो जिन बच्चों ने, आज तो सिर्फ बेसिक बताया है मैंने, आप ध्यान सुनो, इतने भी सरल प्रश्न नहीं आएंगे, इतने भी सरल प्रश्न नहीं आएंगे। प्रश्नों का जो श्रेणी है वो बहुत ऊपर रहेगा, पर वहां तक पहुंचाने के लिए इस चरण को आपको पार करना था। और आप में से जिन बच्चों ने आज सारे क्वेश्चंस बना लिए हैं, अब समझो बेटा इस चैप्टर में स्कोर करने से अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जिन बच्चों को आज का क्वेश्चन समझ में आ गया, उन बच्चों को अब एक भी इस चैप्टर से प्रश्न बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपसे वादा करता हूं। और जिनको समझ में नहीं आया वो भी घबराएंगे नहीं। आप क्या करेंगे, शाम को हमारा जो वीडियो है वो रिकॉर्डेड आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, उस वीडियो को बार बार देखो, क्योंकि बेटा इसको नेग्लेक्ट मत करना। किसी भी बच्चे ने अगर आज के क्लास को नजरअंदाज किया तो आगे आने वाला 10 दिन सिर दर्द बन जाएगा आपके लिए। तो निवेदन करूंगा कि वीडियो जरूर देख ले अगर आपको नहीं बन रहा है तो चलिए एक काम करते हैं, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। कल मिलेंगे मोल अवधारणा के दूसरे सेक्शन में। तो याद रखना बेटा, इस चैप्टर को पूरा करने में बहुत समय लगेगा। सिर्फ इस मोल परिकल्पना को पूरा करने में मुझे 4-5 क्लास लग जाएगा। इस पूरे चैप्टर में यही मेन टॉपिक है, तो इसे पूरा करने में मुझे 4-5 क्लास से भी ज्यादा क्लास लग सकता है। तो चलिए इस उम्मीद में कि आप अब क्वेश्चन बना लेंगे, कल आपका इंतजार करूंगा, पढ़ के आइएगा, बहुत मजा आएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए बेटा, टेक केयर, बाय बाय।